हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक का नाम है जैव प्रौद्योगिकी या फिर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और जब भी हम मेंस के आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है और बहुत कुछ आपके पास। जब आप एक तरफ से सिलेबस को देखते हैं और जब सिलेबस को एक्चुअली में टॉपिक वाइज तैयार करते हैं तो बहुत कुछ डेटा होता है, लेकिन इसके साथ आपको जो ध्यान में रखना होता है वो ये कि आपको मेंस में लिखना क्या है। एक्चुअल में आपके पास जो है लिमिटेड स्पेस होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को फ्रेम करना होता है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग भी उसको डिवाइड करके पढ़िएगा, क्योंकि जब भी आप मेंस की बात करते हो तो 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो कोई भी टॉपिक आप पढ़िएगा तो इसी फ्रेम में आप लेके चलिएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और कितना आपको लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की। जैव प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो इवन हम आज नहीं, आज से बहुत सालों की बात करें कि बहुत सदियों से हम इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं और डे बाय डे में भी हम इसका बहुत उपयोग करते हैं। जैसे कि आप सब में से ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको अचार खाना पसंद ना हो, जिसको मुरब्बा पसंद ना हो, और ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे कि हम शहद की बात करते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे बाय डे में हम यूज़ करते हैं और इन सब का सीधा सा संबंध जो है वो हम लगा सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी से या जैव तकनीकी से। ओके, या बायोटेक्नोलॉजी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो पहली बात आती है कि हमें एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या। मेंस में आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड लेके चलना पड़ेगा, और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करें कि जब भी हम किसी शब्द की, किसी टर्म की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ओके, और जब भी हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जो कि हमें बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है। जैसे हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायो और टेक्नोलॉजी, तो ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द आता है आपका ठीक है, पहला जो शब्द आता है ये आता है जैव या जीव, राइट। तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जीव विज्ञान या बायोलॉजी और प्रौद्योगिकी शब्द को परस्पर मिलाने से हुई है। अर्थात जैसे कि हमने बात की कि ये जो शब्द है ये जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो इन सेंस के बायोलॉजी, और बायोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या बात करते हैं कि ये होता है जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान, राइट। तो जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। ये जैविक कारकों जैसे कि सूक्ष्म जीवों, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, राइट। तो सूक्ष्म जीव, जंतु और पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों, उनसे होने वाली क्रियाओं के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए जो उपयोगी उत्पादों का निर्माण करने वाली जो तकनीक है उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं, राइट। चलिए अगली आती है इसकी हम परिभाषा की बात करें कि एग्जैक्ट इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। देखिए, हर किसी की चीज़ के लिए अगर आप ऑथेंटिक सा सोर्स देते हो तो और अच्छा है। जब भी हम विज्ञान जैसे विषय की बात करते हैं, तकनीकी जैसे विषय की बात करते हैं, तो हम अगर यहाँ पर उसका सोर्स दें या किसके द्वारा दी गई कोई परिभाषा अगर हम इस तरीके से बताते हैं तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगने लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये जो अभ्यर्थी है, ये एस्पिरेंट, ये फेक नहीं रहा है, ये एक्चुअल में किसी आधार पर ये बात कह रहा है। ओके, तो
परिभाषा की बात करें, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1992 के अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों, व्युत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये उसी तरीके से जैसे हमने जनरली सी बात की कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, तो दो शब्दों से मिलकर बनता है। और जनरली अगर हम इसको कहें कि किस चीज़ को हम जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे, तो सूक्ष्म जीवों का हम जो नियंत्रित रूप से उपयोग करके ऐसा कुछ उत्पाद उनसे हम बना रहे हैं या उनसे हम प्राप्त कर रहे हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, तो उसको हम जैव तकनीकी कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम जैव विविधता संयुक्त पर जो एक सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1992 या 1992 में हुआ था, इसके अनुसार जो परिभाषा दी गई थी वो इस प्रकार थी, राइट। तो अगर आप ये परिभाषा लिखते हैं या वो वाली लिखते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर अगर आप इस परिभाषा को लिखते हैं तो आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा लग सकता है। क्लियर है। और मेंस में एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो यही हैं, क्योंकि ऐसा देखो, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जो प्रीलिम्स पास करके गया है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके गया है, तो हम इतना तो मान सकते हैं कि भाई साहब उसने कुछ तो तैयारी की होगी। अब मेंस में एक्चुअल में जो चीज़ है वो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप अपनी कॉपी में उसी चीज़ को किस तरीके से लिख रहे हो, वही चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके मार्क्स को गेन करने में। ओके, चलो तो अगली बात आती है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। वर्तमान में हम सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इसमें वे क्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग पदार्थों के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जीवों से हम कुछ ऐसे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए करते हैं जो कि मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको जनरली हम IVF के नाम से जानते हैं, परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, DNA टीके का निर्माण या दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही उदाहरण कह सकते हैं या हम इसके भाग कह सकते हैं। अगर हम इसको देख जनरली से अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो कि आप मतलब किस तरीके से आप आज डे बाय डे में देखें कि वर्तमान में हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी को, तो हम बात कर सकते हैं IVF तकनीक लिख सकते हैं, परख नली शिशु के बारे में बता सकते हैं, DNA टीकाकरण के बारे में बता सकते हैं, और जीनों का जो जीन का संश्लेषण और जीनों में सुधार या त्रुटि युक्त जो जीन होते हैं उनको सुधारने के लिए जो तकनीक आज प्रयोग में लाई जा रही है वो कौन सी है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अगली बात आती है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बारे में। देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, हमने बात की कि जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं, देखो आपको उनको ना तो डॉक्टर बनाना है ना कोई विशेषज्ञ बनाना है, उनका सीधा सा मतलब है आपके सिलेबस को इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने में कि हम आज जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं क्या हम उनके बारे में जागरूक हैं कि नहीं, क्या हम वो चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं। ओके, चल तो अगला जो आता है वो आता है कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। और हम जब जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, हमने जनरली से बात की कि हम अचार, मुरब्बा, शहद जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम लाख की भी बात कर सकते हैं, वो भी एक जीव से प्राप्त उत्पाद है, और ऐसे बहुत सारे मतलब लाखों लाख चीज़ें हम ऐसी गिन सकते हैं। लेकिन हम जनरली जो बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, हम उनका अध्ययन करेंगे। बात करें तो पशुपालन में
जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और साथ में हम इसको अगर सामूहिक रूप से देखें तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए ही है। मनुष्य को के जीवन को सरल बनाने के लिए या उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में, जो कि जैव प्रौद्योगिकी में हेल्थ के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, इसको देख लेते हैं। पहली चीज आती है इंटरफेरॉन। अगर हम जनरली सी बात करें तो ये आपके लिए 3 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। 3 और 5 दोनों के लिए आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 मार्क्स के लिए आप लेके चल सकते हैं। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज ए आइजैक्स एवं जी लिंडमान ने इसकी खोज 1957 या 1997 में की थी। अब ये चीज़ें आपको ऑथेंटिक सा बनाती किसी भी चीज़ के बारे में। देखो, विज्ञान में आपको बाकी ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, यार क्या लिखूं, लेकिन सीधी से एक अगर आप एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो बहुत ईजी सी चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो चीज़ कि ये शब्द का अर्थ क्या है, दूसरी चीज़ आती है कि ये जो शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया, राइट। फिर आती है चीज़ कि कब दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हो अपने आंसर में तो आपका आंसर एक अच्छा सुंदर सा, जिसको कहते हैं ना, कई बार एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं मैम आप बार बार कहती सुंदर आंसर क्या होता है। तो सुंदर आंसर से मेरा मतलब है कि वो सारी चीज़ें उसमें समाहित हों। सुंदर चीज़ किसको मानते हैं हम? ज़्यादातर हमारा मानना भाई जो परिपूर्ण सा है वही चीज़ सुंदर है। तो सुंदर आंसर का मतलब ये होता है कि आपको उस आंसर में जितनी चीज़ें होनी चाहिए आपने उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया है, समाहित किया है। ओके, चल। इंटरफेरॉन द्वारा विषाणुओं से सुरक्षा और गैर विशिष्ट होती है क्योंकि किसी एक विषाणु द्वारा प्रेरित इंटरफेरॉन अन्य विषाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये किसकी बात हुई? इंटरफेरॉन की। अब बात करें इंटरफेरॉन होते क्या हैं। क्लियर? क्या इंटरफेरॉन होते क्या हैं? इंटरफेरॉन की बात करें तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमने अभी देखा कि क्या होते हैं, क्या कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जा सकता है। फिर आते कि कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं इंटरफेरॉन फर्स्ट, और ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, प्रीलिम्स में भी शायद आप लोगों ने, शायद नहीं यकीनन कहना चाहिए, पढ़ा होगा, या अगर आपने 10th और 12th तक भी अगर आपका साइंस स्ट्रीम रहा है तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। और अगर इसके भी इतर मैं कहूँ तो आपने जनरली भी इन चीज़ों को सुना होगा। श्वेत रक्त कणिकाएँ, WBCs या वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपने सुनी होंगी। और मैं इतना कॉमन इसलिए कह, मैं इतना बार बार कॉमन शब्द पर इतना जोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड तो भाई हमारी क्या कहते हैं, हमारे शरीर में दौड़ रहा है, हमारी धमनियों में, शिराओं में दौड़ रहा है। तो हमसे बेहतर कौन ही इस चीज़ के बारे में जान सकता है। क्लियर? चलो, और जानना भी चाहिए। क्लियर? चल, इंटरफेरॉन जो 1 है ये श्वेत रुधिर कणिकाओं या हम WBCs कह सकते हैं, WBCs कह सकते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स कह सकते हैं। और एक और चीज़ जब यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ी सी पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं आपके शरीर में जो हानिकारक जो चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनसे वायरस से लड़ने का काम करते हैं और आपके शरीर में मतलब को रोग मुक्त रखने का काम करते हैं। क्लियर? तो एक तरीके से फाइटर की तरह होते हैं, ये आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। होते हैं ना घर के बाहर जो चौकीदार खड़ा होता है कि भाई कोई भी आएगा तो रोकना है, प्लस चौकीदार के साथ एक और काम ये करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। लेकिन बाद में
अगर कभी चीज़ें पलट जाएं तो ये अच्छी कोशिकाओं को भी खाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ कभी प्रॉब्लम भी आ जाती। खैर, आपने ब्लड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरॉन बी की बात करते हैं। इंटरफेरॉन बी उत्पादन तंतु कारकों द्वारा किया जाता है, ठीक है, कोरकों द्वारा किया जाता है। तीसरा आता है उद्दीप्त टी लिम्फोसाइट्स द्वारा इंटरफेरॉन का उत्पादन होता है, अतः इसे प्रतिरक्षा इंटरफेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा इंटरफेरॉन भी कहा जाता है। अगला, इंटरफेरॉन के उपयोग क्या हैं? कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो इंटरफेरॉन प्राकृतिक मारक कोशिकाओं या एनके सेल्स के एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स की साइटोटॉक्सिक क्रिया को बढ़ाते हैं और एनके कोशिकाएं कुछ प्रकार के ट्यूमर्स की वृद्धि को रोकती हैं। अतः ट्यूमर्स के उपचार के लिए अत्यधिक महंगा होने के बावजूद इंटरफेरॉन का उपयोग हो रहा है। और ऐसी अगर हम बात करें तो ट्यूमर्स जैसी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देखते हो, आसपास भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि लोगों को ट्यूमर्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो तकनीक है जो मनुष्य के उपयोगी तो है लेकिन साथ ही महंगी भी है। लेकिन कई बार बात वही आ जाती है कि जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, तो महंगा होने के बावजूद भी इसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? ट्यूमर्स के उपचार में किया जा रहा है। हम किसकी बात कर रहे थे? इंटरफेरॉन की बात कर रहे थे। अगला, इंसुलिन की बात करें। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में इंसुलिन की कमी से ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन मधुमेह रोग में व्यक्ति जो अगर कोई ग्रसित है तो उसके इंसुलिन की कमी होने के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जीवाणु द्वारा मनुष्य के लिए इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हो सका है। और ये चीज़ें भी हम इसको सीधी सी भाषा में ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने इंटरफेरॉन की बात की, तो इंटरफेरॉन का उपयोग हम ट्यूमर्स के उपचार में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है और कहाँ कर सकते हैं भाई? इंसुलिन के लिए कर सकते हैं, इंसुलिन को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गए दो आपके उपयोग। अगला आता है अमीनो अम्ल के निर्माण में भी कर सकते हैं। किस तरीके से? अमीनो अम्ल विगत कुछ वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी विधियों से अमीनो अम्ल जैसे साइनिन इत्यादि के उत्पादन में बहुत तेजी आई है। फिर से बात कर रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम हेल्थ के क्षेत्र में कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं और इसी के चलते हम अमीनो अम्ल के निर्माण में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी से हम अमीनो अम्ल को एल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, साथ ही इसकी लागत भी कम होती है। अगला, ऊतक संवर्धन में भी हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। कहाँ पर? जैव प्रौद्योगिकी में भी हम ऊतक संवर्धन में भी हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। दवाओं के क्षेत्र में ऊतक संवर्धन के माध्यम से निकोटीन एवं डाइसोजेनिन का उत्पादन संभव हो सका है। इसके माध्यम से जहां ट्यूमर निरोधी पदार्थ, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, प्रतिजैविक, स्टेरॉइड, रंग वाले पदार्थ तथा विटामिन इत्यादि बनाए जा सकते हैं, वहीं इसके उपयोग से कम समय में अधिक उपज देने वाले पौधे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कम समय में अधिक उपज देने वाले पौधे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ अनुप्रयोग जो हम देख रहे हैं, किस चीज में देख रहे हैं? ये देख रहे हैं हम आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्लियर? अगला आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? फिर से जो मैंने अभी आपसे कहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है।
पहली चीज आपको यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा बन सकता है। क्लियर? चलो, तो क्लैरिटी लिपिड एक्सचेंज, ठीक, एक्वेमेड, हाइब्रिडलाइज, रिगिड, इम्यूनाइजिंग, एस्टिव, हाइब्रिडाइजेशन, कंपैटिबल, टिश्यू, हाइड्रोजेल कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म, और यह है एक्रीमाइड आधारित हाइड्रोजेल का उपयोग कर मस्तिष्क के ऊतकों को पारदर्शक बनाने और उन्हें जोड़ने की तकनीक है। वैज्ञानिक पहले से ही नशीली दवाओं की लत, अल्जाइमर रोग और अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जैविक कारकों के बारे में अध्ययन करने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कैंसर के इलाज में, संक्रमण में, ऑटोइम्यून विकार सहित शरीर के अन्य बीमारियों के निदान के लिए कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? क्लैरिटी की बात कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? ये देख रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अंतर्गत। ओके, तो ये आज हमने देखे हेल्थ सेक्टर में जो हम जैव तकनीकी का या बायोटेक्नोलॉजी का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको आज हमने डिस्कस किया। क्लियर है? चलिए आगे भी हम और बाकी के क्षेत्रों में भी जैव तकनीकी के उपयोग को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई मी करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके लिए उपयोगी रहा अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और उपयोगी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।